ऑब्जेक्ट तो कैसा होना चाहिए। तो साइंटिस्ट भी इस चीज के बारे में सोच रहे थे और पॉइंटेड, ताकि क्या होता है कि जो भी पार्ट होता है उसको पॉइंट। तो सबमरीन का क्वेश्चन आपको होना चाहिए, बट सबमरीन का क्या है, मैं आपको सबको लगेगा भी ये भी कोई Hello friends, welcome to the next video of the chapter named friction. Okay, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. Okay, so let's go with it without wasting time. So आज के टॉपिक का नाम क्या है? फ्लूइड फ्रिक्शन. फ्रिक्शन तो समझ लिया है, फ्लूइड पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं. तो आप लोग इधर ही रहना मेरे साथ, आपका ध्यान होना चाहिए. ओके, पहले तो फ्लूइड का मतलब क्या है. तो आपको पता है ना, मैटर की तीन कैटेगरीज हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ओके, तो उसमें जो लिक्विड और गैस है उन दोनों का कॉमन नेम दिया गया है फ्लूइड. मतलब फ्लूइड मतलब जब भी फ्लूइड आप सुनते हो आपको ध्यान में लेना है गैस और लिक्विड बोथ. मतलब जहां पे भी फ्लूइड वर्ड यूज होता है वहां पे आपको समझना है कि यहाँ पे लिक्विड और गैस दोनों की बात हो रही है. ओके, इतना समझ लिया. अब ध्यान से इन दोनों चीजों को आप ऑब्जर्व करो. दिस बोथ आर इक्वली, नॉट इक्वली बट थिन एंड लाइट इन वेट. मतलब लिक्विड और गैस दोनों चीजें ऐसी हैं जो कि एकदम थिन है, पतली भी है, उनके पार्टिकल्स के बीच में जगह ज्यादा होती है कंपेयर टू सॉलिड, एंड लाइट इन वेट भी है. जैसे गैस को आप देखो तो गैस का वेट बहुत ही ज्यादा कम होता है. तो बोथ थिंग्स आर थिन एंड लाइट. बट फिर भी थिन एंड लाइट होने के कारण उसके बाद भी फ्लूइड्स जो हैं उसके अंदर कोई चीज मूव करती है, मोशन करती है. किसके अंदर? फ्लूइड्स के अंदर. मतलब गैस के अंदर या लिक्विड के अंदर कोई चीज मोशन करती है. फ्लूइड विल क्रिएट और जनरेट और अप्लाई द फ्रिक्शन ऑन दैट मूविंग ऑब्जेक्ट. ओके, मैं फिर से बता रहा हूं कि whenever an moving object is in motion through the fluid, fluid will apply some frictional force on that particular object. Okay, मतलब लिक्विड और गैस के अंदर जब भी कोई चीज मोशन में होती है उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट पे, उस मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई फ्रिक्शन लगता है. ओके, तो ये लगता है फ्रिक्शन, तो वो किस पे डिपेंड करता है मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना. द फ्लूइड फ्रिक्शन, इट इज डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एक, और दूसरा है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, क्या है? एक है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. इन दोनों से पता चलता है कि कितना फ्रिक्शन लगेगा. ऑब्जेक्ट को ध्यान से एनालाइज करना पड़ता है कि वो कितनी स्पीड से जा रहा है, और दूसरा कि उसका शेप कौन सा है. अब ये शेप एक के हम ध्यान में लेते हैं कि पहला है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो कैसा होना चाहिए. तो साइंटिस्ट भी इस चीज के बारे में सोच रहे थे और इसका आंसर मिला उनको नेचर में से. ठीक है, जैसे आप देखो एयर हो या लिक्विड हो, दोनों के अंदर, पानी में या हवा में, दोनों में जो भी मोशन करता है, जो भी बर्ड्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, उन सबके शेप कैसे हैं? आगे से पॉइंटेड है. ठीक है, कैसे हैं? आगे से पॉइंटेड है, ताकि क्या होता है कि फ्लूइड का जो भी पूरा सराउंडिंग है उसको वो काटते हुए आगे जा सके. मतलब ये जो भी शेप है, इट इज कन्वीनियंट टू फ्लो इन दी फ्लूइड. मतलब फ्लूइड के अंदर आपको अगर मोशन करना है तो ये शेप एकदम कन्वीनियंट रहेगा. मतलब कैसे कन्वीनियंट का मतलब क्या? उसमें फ्रिक्शन का अमाउंट एकदम लो हो जाएगा. तो दिस इज द थिंग. और उससे पता चला कि कैसा शेप होना चाहिए, कुछ इस तरह का शेप होना चाहिए जो कि आगे से पॉइंटेड हो. और उसी वजह से
जो एयरप्लेन्स होते हैं, जो स्टीमर्स होते हैं या बोट होती है, उन सब में ये आगे की जो भी पार्ट होता है उसको पॉइंटेड बनाया जाता है। सर सबमरीन जो है वो तो आगे से पॉइंटेड नहीं है। वेरी गुड। तो सबमरीन का क्वेश्चन आपको होना चाहिए, बट सबमरीन का क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सबमरीन को पानी के अंदर फ्लो करना है पहली बात तो, और उसको पॉइंटेड अगर रखते हैं, उसको अगर हम पॉइंटेड रखते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे एक प्रॉब्लम मेरे अभी दिमाग में आ रही है, जैसे कि पानी के अंदर बहुत बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, शार्क होती हैं, वेल्स, ब्लू वेल्स, आपने शायद पढ़ा होगा उसके बारे में, वो भी बहुत बड़ी है। तो ऐसी चीजें जो हैं वो उनके जैसी दूसरी, उनके शेप जैसी दूसरी चीजों को अगर देखें तो उनको लगेगा कि ये भी कोई सी एनिमल है या वाटर एनिमल है, तो उनको वो खा भी सकते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है, उस पर अटैक भी कर सकते हैं। और अगर सबमरीन का शेप थोड़ा डिफरेंट बनाया जाए, क्योंकि सबमरीन का काम क्या है, पानी के अंदर रहना, पानी के अंदर तैरना उसका बहुत कम है। पानी के अंदर रह के अंदर ही अंदर और पानी के बाहर भी वो लोग नजर रखते हैं, ऑब्जर्वेशन करना उनका सबसे बड़ा काम है। तैरना इज अ डिफरेंट थिंग, ओके, उनके लिए इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। डेट्स वाई उसका शेप कुछ ऐसा बनाया गया है कि वो पानी के अंदर स्टेबल रह सके। ओके, तो ये सबमरीन की बात हो गई। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो शेप कैसे बनाए गए ये हमने पता लगा लिया। इवन मेरे को लगता है तब तक आपने ये चीज पहले भी आपके छोटे स्टैंडर्ड्स में पढ़ी हुई है, शायद 6th स्टैंडर्ड में। ओके, तो चलो ये बात हो गई। अब आते हैं स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअली। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है कि कितना फ्रिक्शन फ्लूइड में से लगेगा। अगर बहुत ज्यादा स्पीड है तो फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा लगेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने हमारे इंडिया के द ग्रेट साइंटिस्ट एंड द फर्स्ट लेडी साइंटिस्ट हु गोज टू द स्पेस, जिनका नाम था कल्पना चावला, उनका नाम तो सुना ही होगा। ओके, वो फर्स्ट लेडी थे जो कि स्पेस में गए थे सबसे पहले, और उनका अपोलो मिशन था। मिशन का जो भी नाम था, स्पेस मिशन, उसका नाम था अपोलो, जैसे हमारे मंगलयान और वैसे उसका नाम था अपोलो मिशन। और वो अपोलो मिशन गए थे, और जब वापस आ रहे थे, ओके, मिशन सक्सेसफुल हो चुका था, वापस आ रहे थे, और जब भी उनका स्पेस शटल एंटर हो रहा था अर्थ के अंदर, तो उस टाइम पे पता नहीं क्या हुआ, और उस स्पेस शटल का स्पीड शायद कंट्रोल नहीं किया गया होगा, या तो मटेरियल में कुछ डैमेज था, आई डोंट नो, बट ऐसे कुछ डेफिशिएंसी रह गई, शायद उसका स्पीड बहुत ही ज्यादा रह गया, उसको कंट्रोल नहीं किया गया। इस छोटी सी गलती के कारण फ्रिक्शन इतना बढ़ गया, एयर के कारण लगने वाला फ्रिक्शन इतना बढ़ गया कि वो पूरा स्पेस शटल जलने लगा। उसका जो सरफेस था, मैंने अभी आपको पहले के लेक्चर में बताया था कि इफ यू आर रबिंग टू हैंड्स, योर टू पाम्स, इट विल जनरेट सम हीट। मतलब दो चीज को आप रब करते हो, दो सरफेस को, और कुछ ज्यादा स्पीड से करते हो तो वहां पे हीट जनरेट होगी। तो वही हुआ वहां पे भी। ये स्पेस शटल परफेक्ट ऐसे ही शेप में था, शेप उन्होंने ध्यान में ले लिया था, बट रिटर्न आते टाइम शायद स्पीड थोड़ा बहुत कंट्रोल नहीं हुआ था, शायद ये एक फैक्टर था कि जिसके कारण उनका स्पेस शटल जलने लगा। क्योंकि एयर के कारण जो भी, अब सोचो, आप ध्यान से समझो कि स्पेस शटल कहाँ से आ रहा है, स्पेस में से आ रहा है। अब स्पेस में तो एयर है ही नहीं, तो वहां पे तो कितने भी स्पीड से घूमे कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट विदाउट एयर में से जब एयर के अंदर, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर रहे थे, तो बाहर से एयर वाला एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर रहे थे, तो एंटर करते टाइम उसको एयर का फ्रिक्शन फेस करना पड़ता। तो अगर स्पीड कंट्रोल कर देते हैं तो फ्रिक्शन इतना ज्यादा फेस नहीं करना पड़ेगा। नो डाउट थोड़ी देर लगेगी पहुंचने में, बट फ्रिक्शन कम हो जाएगा। और अगर ज्यादा स्पीड है तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, हीट जनरेट होगा, और ये हुआ, और उसी के कारण वो पूरा मिशन ब्लास्ट हो गया। पूरा स्पेस शटल पहुंचने से, मतलब साइंटिस्ट वेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि मिशन आ रहा है, उनको दिख रहा है उनकी आंखों के सामने, और आंखों के सामने ही वो ब्लास्ट हो गया जलते हुए। और कल्पना चावला की भी उसी में डेथ हो गई। तो आपको ये एग्जांपल से समझ आ गया होगा कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, whenever the object is in motion through the fluid,
दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसको कंट्रोल करना, उसको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाके ये फ्रिक्शन नहीं होगा या तो कम अमाउंट में होगा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये दोनों फैक्टर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हमने समझ लिया। तो इससे पता चलता है, और आप फ्लूइड फ्रिक्शन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इनमें आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, ऐसे कोई एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। ठीक है, कि वो किस पर डिपेंड करता है, तो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, फ्लूइड्स में कौन सी चीज़ें आती हैं, तो गैस आता है, लिक्विड आता है, दोनों का कॉमन नेम है फ्लूइड। और उसके अंदर, उसके थ्रू जो भी चीज़ फ्लो करती है और उसको जो भी फ्रिक्शन फेस करना पड़ता है, उसको हमने नाम दिया है फ्लूइड फ्रिक्शन। ओके, सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर फ्रिक्शन, और यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ओके, आई होप आपने सारी नोट्स बना दी होंगी अच्छे से, ताकि आपको ये एग्ज़ाम में काम आए। और इवन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एग्ज़ाम के टाइम भी एक बार आप सारे वीडियोस को ओवरव्यू ले लीजिए, एक बार सारे वीडियोस एक बार देख लीजिए, तो आपको सब तुरंत याद आने लगेगा। क्योंकि क्या होता है कि सर ने जो एग्जाम्पल दे के समझाया था, अगर वो एग्जाम्पल आप याद रखते हो तो आपको पूरा आंसर जल्दी से याद रह जाएगा, क्योंकि उस टाइम में तो समझ आ गया था। पर कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में याद नहीं आता, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको नोट डाउन भी करना होगा। ठीक है, तो आई होप आप सबने ये कर दिया होगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम कोई दूसरे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।